बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा देखें तो आज के दिन जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर जो 3 हलके थे उन तीनों हलकों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए थे, तो उन तीनों नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी समाअत हुई जिसमें शुएब शाहीन साहब भी मौजूद थे। वो तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने तीनों हलकों से दरख्वास्तें दायर की हुई थी वो मौजूद थे। उनसे तौजीहात पूछी गई कि किन बुनियादों के ऊपर आपकी दरख्वास्तों को रिटेन किया जाए। तो शुएब शाहीन साहब ने यह बताया कि रात गए मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद थे, लेकिन जब मैं RO के ऑफिस में गया तो मेरे फॉर्म 45 के जो नताइज थे वो मेरे मुखालिफ के नताइज में तब्दील कर दिए गए। मैंने वहां पर आवाज उठाई तो मुझे बाहर निकल जाने का कह दिया गया। तीनों हलकों से इसी तरह की इतलात के बाद जो शवाहिद पेश किए गए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर तीनों हलकों के कामयाबी के जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर उसमें मौजूद थे, उमर अयूब मौजूद थे, उसमें साहिबजादा हामिद रजा मौजूद थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब उसमें मौजूद थे और हसन रऊफ साहब उसमें मौजूद थे। तो वहां पर बैठ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हमारे जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं हमने बाहमी मुशावरत से यह फैसला किया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। बहुत से लोगों के हलफनामे हमें मौसूल हो चुके हैं, जिनके रहते हैं उनके सुबह तक मौसूल हो जाएंगे। और जरा ये भी खबर देते हैं कि तमाम उम्मीदवारों को इस्लामाबाद सेक्रेटरीट तलब कर लिया गया है और वो उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें क्लेम करती है कि ये हमारी हिमायत से जीते हुए हैं या हमारे नजरिए पर जीते हुए हैं, उनको बुला के उनसे हलफनामे वसूल किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पे कुछ हलफनामे जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने जमा करवा दी उनके बयानात भी मंजर आम पे आ चुके हैं। इससे मखसूस नशिस्तों के हुसूल में किस हद तक आसानी होगी इस बारे में बात की जाएगी। नंबर गेम्स के हवाले से बात की जाएगी कि अभी तक नंबर गेम क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनफरादी तौर के ऊपर बेशुमार सियासतदान ये राय रखते हैं कि हमें ऑपोजिशन में बैठना सूट करेगा क्योंकि हुकूमत में आके बहुत से मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा। मिसाल के तौर पे $24.9 बिलियन जो हैं वो आपको मई 2024 से पहले दरकार होंगे मुआशी उमूर को चलाने के लिए या कर्जों की वापसी के हुसूल के लिए। तो उसमें कितनी परेशानी होगी नए आने वाली हुकूमत को। तो इस सारे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा साथ मौजूद हैं। तीनों हजरात का बेहद मशकूर हूं। बसरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइए कि काशिफ पनसोता साहब जो आप ही के नीचे PP 242 के अंदर जिन्होंने इलेक्शन जीता है, आपके दोस्त हैं? काशिफ पनसोता और कुछ लोग और भी जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के बाद अगर काशिफ नमीद पनसोता, चूँकि वो मेरे नीचे MP हैं PP 242 फोटाबाद से, तो आपने बहुत अच्छा किया मेरे से सवाल कर लिया। ये अल्लाह के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के वोटों की वजह से काशिफ पनसोता और शौकत बसरा मैंने मुंतखब हुआ हूँ और वो MPA मुंतखब हुए हैं। लेकिन जो शख्स भी ये बात ज़हन में रखे इमरान खान से गद्दारी करेगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा है मैं पिंड का बंदा हूं, चूंकि लोग इमरान खान के साथ खड़े 80-90% लोग। इन्होंने काशिफ नमीद पनसोता ने पार्टी को भी हलफ दिया, मुझे भी हलफ दिया जब टिकट लिया। इन्होंने ना सिर्फ पार्टी से गद्दारी की है, इमरान खान से गद्दारी की है, बल्कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि रऊफ खालिद मरहूम के खून से ये गद्दारी करेंगे, क्योंकि रऊफ खालिद मरहूम एक हमारे इलाके का लीडर था। अब दूसरा सवाल, आपने बात की स्टार्ट में इस्लामाबाद के हलकों की। यासर भाई, आइडेंटिकल केस है मेरा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में हमारी 180 सीटें हैं मैंने की और हमारे साथ तो जो धांधला हुआ है वो आपके सामने है। शौकत बसरा का हल्का है NA-163, जहाँ से अभी आपने सवाल किया, बहावल नगर, हारूनाबाद, फोटाबास। शौकत बसरा ने PTI से लिए हैं 96,710। वो इमरान खान की सीट है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं, उसके सिपाही को वोट दिए हैं। नूरुल हसन तमीर मुस्लिम लीग नून से, उनके वोट हैं 72,300 कुछ। तीसरे नंबर पे मोहम्मद इजाजुल औलक का बेटा है जिसके वोट है 58,822। अजब तमाशा ये देखें कि तीसरे नंबर वाले को, मेरा हल्का पाकिस्तान में वाहिद हल्का होगा जो सबसे मुनफरद होगा, अदरवाइज तो ये किया गया है कि दूसरे वाले को पहले नंबर पे कर दिया गया है। यहां तीसरे नंबर वाले को, इजाजुल हक को जितवा दिया गया। जाली नोटिफिकेशन वो लेके फिर रहे हैं। मैं और नूरुल तनवीर आए हैं इलेक्शन कमीशन में, हमें स्टे दिया गया। 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दिया,
14 तारीख को इजाजुल हक का नोटिफिकेशन कर दिया। मैं भी इस वक्त हाई कोर्ट अदालत में, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब की अदालत में मेरा केस फैसले के लिए है। आइडेंटिकल इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन सस्पेंड होगा। ये कहानी घर घर की है। हमारी राउंड अबाउट 50-55 सीटें पंजाब से, हमारी 17-18 सीटें कराची सिंध से और हैदराबाद से, इसी तरह 3 सीटें बलूचिस्तान से और 2 सीटें केपी से हमारी छीनी गई हैं धांधला करके और जोर जबरदस्ती करके। ये देखें, शौकत बसरा के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। कितने आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशंस के हैं? हाँ, टोटल सुन ले यासिर भाई, मेरे हलके में 349 पोलिंग स्टेशन थे। 349 का एक एक मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। और मैंने चैलेंज दिया था मोहम्मद इजाजुल हक को आज कि अगर तुम वाकया ही जीते हो और वोटों से जीते हो तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब आ जाओ, किसी चैनल पे आ जाओ, किसी अदालत में आ जाओ, अगर तुम फॉर्म 45 दिखा दो। मैंने ये कुरान पाक पे हलफ देकर बात की इलेक्शन कमीशन में भी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक हमीद साहब की अदालत में भी, कि शौकत बसरा जो बात कहेगा अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कहेगा कि शौकत बसरा MNA NA 163 हूं, मैं इलेक्टेड MNA हूं, लोगों ने मुझे वोट दिए। मैं इसके ऊपर मीडिया को इसके ऊपर मेरे हल्के में आपसे एक और सवाल करूंगा, वो स्पेसिफिकली होगा फोर्ट अब्बास के एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से, लेकिन जो दूसरे गेस्ट हैं उनकी भी जरा राय ले लूं। राना एहसान अफजल साहब, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है कि लाहौर के लक्ष्मी चौक में एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। उस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे अभी सामने नहीं है। मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ और आप मुस्कुरा दिए। क्या इस पे मौक़िफ़ PMLN को देना चाहिए या खामोशी इख्तियार करना बेहतर? मैं यासिर जब सुबह उठा, चट्ठा साहब बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और वो उसमें सवाल ये पूछ रहे थे क्योंकि PTI ऑफिशियल के ट्विटर से ट्वीट हुआ था कि ये प्रिंटिंग प्रेस PMLN लीडर एहसान का है। तो मुझे नहीं पता था, मेरा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लाहौर में मौजूद है और वो बैलेट पेपर प्रिंटिंग कर रहा है। मेरा तो इस काम से ना कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई तल्लक कोई नहीं था। तो ये जो बदतरीन प्रोपेगेंडा मशीन जो PTI करती है वो एक्सपोज हो गई, क्योंकि जिस एंकर ने वो वहां गया था उसने खुद उस चीज को जो है वो डिलीट कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, उसने ट्वीट नहीं किया। और मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर भी सफेद रंग का था जबकि नेशनल असेंबली का बैलेट पेपर ग्रीन रंग का होता है। तो ये इस हद तक ये जो है एक स्टेज ड्रामा ये करते हैं कि लोगों को जो है वो आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। फिर मुझे बहुत पूरा दिन मैसेजेस आते रहे मुख्तलिफ लोगों से कि आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए इस्लामाबाद के हलकों के ऊपर जिस तरीके से नोटिफिकेशंस को मुअत्तल किया गया है, मुल्क के तूलो अर्ज़ में आज ख़बरें ये मंजर आम पे आ रही हैं कि जिस तरीके से एहतजाज हो रहे थे, बेशुमार पार्टीज़ इकट्ठे बढ़ के एहतजाज करना चाहती हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के क्या वो तमाम सियासी जमातों को ये दावत दे रहे हैं कि मिल के हुकूमत बनाई जाए? जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो एक अरसा कबल से ये बात कह रहे हैं कि नई सोच को चुनो। वो नई सोच यही है जहां तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिलके चलें। ये नफरत की सियासत, ये एक दूसरे को जेलों में डालने की सियासत, ये एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग की सियासत, इसका खात्मा करें। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप हालात देखें तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिसको अक्सरियत मिली है। और अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी बहाली की तरफ देखना है, तो आपको साथ मिलके चलना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि अगर आपस के झगड़े रहे तो खुदा न खास्ता ये अवाम मज़ीद पिसती चली जाएगी। ये अवाम जो है मज़ीद परेशान होगी। मुल्क के अंदर सियासी गैर इस्तेहकामी जो है वो पनकती रहेगी और जो माशी बदहाली है वो मज़ीद तूल पकड़ेगी। क्या हम में से कोई भी शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है ये चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम सब पाकिस्तान की बका की बात करते हैं। हम सब पाकिस्तान को वाकई एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जो
बेरोज़गारी, गुर्बत और जो महंगाई है, हम चाहते हैं कि उसका खात्मा हो, हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आपस की रंजिशें ख़त्म हो जाएं। बात यह है कि जिसको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम वो उन फोरम्स के आगे जा रहे हैं जो ये हमारी दाद रसाई करने की मजाज है। हम सड़कों पर नहीं बैठ रहे, हम धरने नहीं दे रहे, हम मामूली ज़िंदगी जो है उसको मफलूज नहीं कर रहे, हम अदालतों के सामने जा रहे हैं, हम ट्रिब्यूनल के सामने जा रहे हैं और जहाँ पर शवाहिद है वहाँ पर तो देखिए रिलीफ मिलना लाजिम और मलजूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना फैलाएं, इस मुल्क के अंदर मजीद लोगों में बेचैनी ना फैलाएं। कोई भी इलेक्शन इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। 2018 का इलेक्शन भी हमें याद है, RTS बैठ गया। अगर उस वक़्त की हुकूमत जो आई थी इमरान खान, अगर वो इस RTS के बैठने के ऊपर तहकीकात करवा देती और वो जो लोग जो इसके पीछे थे वो मंजर आम पे आ जाते, सज़ा जज़ा का तयन हो जाता, तो शायद आज इस मुल्क के ना फ्री एंड फेयर। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने जिस तरीके से कहा कि कोई भी इलेक्शन जो है वो मुल्क में फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो क्या इसको सियासी रीत समझकर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? नहीं, क्यों सियासी रीत समझे? वाई? अगर दीगर ममालिक के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम क्यों किसी बुराई को ये समझ के कि जी अच्छाई होनी ही नहीं है, ये समझ के कबूल कर लें? वाई नहीं? हम इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस की बेहतरी के लिए और करवाने के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और देखिए आज लोग बाहर निकले हैं, लोग अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं। अगर इस मुल्क के अंदर 456 पिटिशंस लगी हैं तो इसलिए क्योंकि लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर किसी को कहीं पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत है, एतराज़ है, तो वो उसका अजाला करने के लिए उस फोरम पे जा रहा है। ये अच्छी बात है। दिस इज़ एन अवेकनिंग, इट्स अ पॉलिटिकल अवेकनिंग। अब लोग चुप होके नहीं बैठते, चुप करके नहीं बैठते। सो ये एक अच्छी बात है कि इस मुल्क के अंदर आज बच्चा जो है वो सियासी तौर पे बड़ा बाशऊर है और अपना राइट लेना चाहता है। मैं तो ये समझती थी कि शायद लोग इलेक्शन से इतने मायूस हो गए कि वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, लेकिन 47.3% वोटर टर्नआउट इज़ अ वेरी वेरी गुड वोटर टर्नआउट। दैट्स ऑलमोस्ट 50%। लोगों ने फिर भी सिस्टम में एतमाद दिखाया, लोग बाहर निकले, लोगों ने वोट दिया। वो लोगों का वो एतमाद बहाल भी रखना चाहिए, वो जिम्मेदारी तमाम सियासतदानों की बनती है। बसरा साहब, आपके जो मुखालिफ लीगी उम्मीदवार थे, मुझे कुछ चाहने वालों ने मैसेज किए, आपको याद होगा कि इलेक्शन से कोई 3 दिन पहले प्रोग्राम में आप मौजूद थे, तो उससे पहले जब हलकों के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने हर उम्मीदवार के बारे में बात की, तो कुछ चाहने वालों ने मैसेज भिजवाया कि आपकी वजह से वो हारे हैं, आपने ऐसे वक्त में उनके बारे में बात की थी। लेकिन जब बात फोर्ट अब्बास की आप कर रहे हैं तो फोर्ट अब्बास से एक पोलिंग स्टेशन से मुझे फॉर्म 45 मौसूल होते हैं। उन दोनों फॉर्म 45 के अंदर नताइज मुख्तलिफ लिखे होते हैं, थंब भी लगे हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर भी हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो जो मुख्तलिफ है उसमें से ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो सवाल उठेगा ना? यासिर भाई, आप ऐसे सवाल करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। आप एक काम करें ना, मैं चैलेंज देता हूं कि वहां 3 मेन कैंडिडेट हैं। शौकत बसरा PTI 96,710, मेरे पास भी तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। दूसरे हैं नूरुल हसन तनवीर, ये इंटरेस्टिंग हल्का क्यों है, वो वीडियो बयान भी दे चुके हैं। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन भी हैं 72,000 वोटों के साथ, उनके पास भी यही फॉर्म 45 है। तीसरे नंबर पे मोहम्मद एजाजुल हक हैं। मैं आपको लाइव ये कह रहा हूं, आप तीनों को बुला लें, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं वकील भी हूं। कानून क्या है कि जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना बनाता है फॉर्म 45, तमाम जितने वहां पे कौन कौन थे, JUI भी थी, जमात इस्लामी भी थी, लब्बैक भी थी, किसान इत्तेहाद भी था, आज़ाद पैनल भी था, पीपल्स पार्टी का भी था, 3 हमारे पैनल भी, सब पोलिंग एजेंट के दस्तखत अंगूठे होते हैं, प्रिजाइडिंग के दस्तखत अंगूठे होते हैं मेरे भाई। और दूसरी बात, EMS एक सिस्टम है जो क्रिएट किया था अपना इलेक्शन कमीशन ने। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाबंद था कि फौरी तौर पर उसको सिस्टम दिया गया था, अपलोड करेगा वो वाला फॉर्म 45। सब छोड़ दें, राजा सिकंदर साहब से कहें कि वो 45 दिखा दें सबको और उसके मुताबिक रिजल्ट बना दें। यासिर भाई, फिर मैं आपको कहने लगा हूं, गुजारिश, ये जो इलेक्शन है ना, मेरी बहन है मेरी शर्मिला, जाहिर है धांधली होती रही है, लेकिन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। 2024 जो इलेक्शन है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग।
जहां पर अगर एक का पहले 2000 4000 की धांधली हो जाती थी, मैं आपके सामने बैठा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूं, विद फॉर्म 45 कह रहा हूं, 38,000 वोटों से जीता हुआ बंदा 38,000 40,000 वोटों से उसको हरा दिया गया है। आज जो शेब शाहीन साहब की बात कर रहे हैं 52,000 वोटों से जीता हुआ, आप जहांगीर कराची शर्मिला बैठी हैं 1 लाख कुछ वोट लेता है और उसके टोटल 11,000 वोट रह जाते हैं। देखें, आप इस तरह का धांधला करके आप पाकिस्तान के लोगों का रियासत से इत्मीनान को कमजोर कर रहे हैं, रिश्ता कमजोर हो रहा है। आपका एक नौजवान जो 60-70% इमरान खान के साथ खड़ा है, जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, मुझे एक बात बताएं यासर भाई, वो क्या सोच रहा होगा कि मैंने वोट जिससे तब्दीली चाहता हूं, जिससे मैं चाहता हूं पाकिस्तान का निजाम बदले। नूरुल हसन तनवीर जो दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से है, राना एहसान अफजल साहब हैं, ये मुझे बता दें। मैं फिर कहता हूं, अब बात कानून से आगे बढ़ गई है। इन्हें कहें कुरान पाक पे ये हलफ दे दे सारे, ये जो पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के धांधले नहीं हुए सीटें। आप इतने मासूम, देखें इनकी मासूमियत, देखें इनकी मासूमियत पे मर ना जाए कोई। हाँ धांधली होती है, पहले भी होती रही है, थोड़ी बहुत हुई। 17 सीटें हैं, 17 सीटें। आप इस तरह पाकिस्तान को नहीं चला पाएंगे। राना एहसान अफजल साहब, ये तो निशान छीन लिया। ये तो 80 के करीब नशिस्तें आपकी जो है 79, ये तो 17 कह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की भरमार हुई पड़ी है कि 17 वो प्रिंटिंग प्रेस से निकली है यासर भाई, प्रिंटिंग प्रेस से निकली है, आपने देखा नहीं? कमेंट और उसके बाद इस पे कमेंट डालने दे राना साहब का। जिस प्रिंटिंग प्रेस की मैं देखूं, देखे ना, थोड़ा सा कम झूठ बोलना चाहिए, प्रोपेगेंडा थोड़ा कम करना चाहिए। मालिक मुझे बना दिया प्रिंटिंग प्रेस का। देखें बात ये सही 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 कि शौकत बसरा साहब का हल्का, शौकत बसरा साहब का जो हल्का है उसके अंदर तो बकौल इनके पीएमएलएन के कैंडिडेट के साथ भी धांधली हुई, बिल्कुल धांधली हुई इनके बकौल। दूसरे नंबर पे अब तो लेना मुझे जरा मौके। अब उनके बकौल तो पीएमएलएन के खिलाफ भी धांधली हुई। शायद अगर हम तनवीर साहब से बात करें तो वो कहेंगे इलेक्शन मैं जीता था और मुझे धांधली से हरा दिया गया। देखिए अब इसका हल किसने करना है? अब ये शौकत बसरा साहब यहाँ फोटोकॉपी लेके आ गए हैं, पता नहीं ओरिजिनल है क्या है जो है। अब इसको यहाँ ये दिखाएं, लहरा रहे हैं फॉर्म 45। इससे चैलेंज देता हूं, क्या चैलेंज, एक फॉर्म 45 गलत हो जाए मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। एक फॉर्म 45 चैलेंज है। आपकी बात बारी मैं कह रहा हूं भाई, ये बिल्कुल अगर ठीक भी हो, अगर ये ठीक फॉर्म भी हो, पता नहीं ठीक है नहीं ठीक, लेकिन मान लेते हैं कि ठीक फॉर्म भी हो, तो यहाँ टॉक शो के ऊपर क्या आप यहाँ गिनती टोटल कर लेंगे? राना साहब मेरे भाई एक बात सुन ले, एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। शौकत बसरा ने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, शौकत बसरा ने इलेक्शन कमीशन में, मुझे पॉइंट तो मेक कर ले। अच्छा बसरा साहब बात मुकम्मल, जी राना साहब बात, जी नहीं बात मुकम्मल एक ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बसरा साहब एक मिनट बात मुकम्मल हो लेने, फिर मैं आपकी तरफ। जी राना साहब आप अपनी बारी बोलिएगा, मुझे मेरा पॉइंट मेक कर लेने दें। जी तो ये यहाँ इस टॉक शो पे गिनती नहीं हो सकती। आज आपने खबर सुनी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था जो इस्लामाबाद की सीट से उसको मुअत्तल कर दिया। तो इसका मतलब है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं। अब इनको चाहिए है कि ये फॉर्म 45 लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं और इंतजार करें कि इनको इंसाफ मिले। अब ये रास्ता है। अब आप अगर अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को आप जाली प्रेस दिखाएं अवाम को, जो कि साबित हो जाए जाली है, आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की साख को खराब करें। यहां तो साबित हो गया ना कि धांधली पीएमएलएन के साथ भी हुई है शौकत बसरा के हल्के में। तो आप जो है वो मुल्क की साख खराब करें, आप नए नए शोशे छोड़ें, तो इससे कोई हासिल हसूल नहीं है। रास्ता तरीका वही है, इस मुल्क में कायदे कानून है, उनको फॉलो करें, इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। पीएमएलएन का क्या मौक़िफ़ है? पीएमएलएन धांधली के खिलाफ है। पीएमएलएन समझती है किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अदालतों को अपना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इंसाफ देना चाहिए। जी इंसाफ देना चाहिए और आईन कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। इसी के ऊपर शर्मिला फारूकी साहिबा की टेक लेनी है, लेकिन बसरा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। नाज़ जाएगा स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी, राना एहसान अफजल साहब का कहना है कि तमाम मामला जो हैं वो कानूनी फॉर्म्स के ऊपर होने चाहिए। ये इस तरीके से सिर्फ बबांगे दोहल बात करने से, इल्ज़ामात लगाने से तो कुछ नहीं होगा। हकायक जो हैं वो कानूनी फार्म के ऊपर रखें, कानूनी रास्ता अपनाएं और वहीं से बेहतरी का फिर रास्ता निकल आएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, अभी तक की अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो उसमें नंबर गेम्स की अगर बात हो तो इब्तदाई तौर पे बहुत सी मेल मुलाकातें हुई, लेकिन नतीजा उसका कोई ना निकल पाया हुकूमत साजी के लिए। अभी तक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदों की डिमांड कर रही है या फिर काबीना में शमूलियत के हवाले से गौर फिक्र हो रहा है? देखिए यासिर साहब, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट और सेंसिटिव प्रोसेस। एक जमात है जो वज़ीर आज़म चुनने जा रही है और पीपल्स पार्टी के बगैर वो वज़ीर आज़म चुन नहीं सकते। हमारी PMLN के सामने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर चुनने में आपको मदद देंगे, लेकिन हम काबीना के अंदर शराकत दारी नहीं चाहते हैं। PMLN की ये ख्वाहिश है कि हम कैबिनेट में भी उनके साथ बैठें और तमाम जो फैसले हैं अच्छे या बुरे उनके साथ करें, लेकिन पीपल्स पार्टी हरगिज़ नहीं चाहती। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी पोजीशंस का ताल्लुक है, देखिए वो हर जमात का राइट है कि वो अपना कैंडिडेट उस पर फील करे। हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी जुस्तजू भी यही है कि हम सदर जरदारी साहब को एक बार फिर ऐवान सदर में देखें। और मैं समझती हूँ कि जब सदर जरदारी साहब का कैंडिडेचर सामने आएगा तो I'm sure PMLN भी उसे सपोर्ट करेगी, MQM भी करेगी और दीगर जमातें भी उसे करेंगी। और स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट आगे रखना जीतते की बात है और नंबर्स की बात है, लेकिन इस वक्त हमारी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। आज 5वीं नशिस्त हुई है, बैठक हुई है दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, और इस वक्त चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं कैपिटल के अंदर। तमाम बातों के ऊपर डिस्कशन होगा, फिर हतमी फैसला जो होगा वो लीडरशिप करेगी। हतमी फैसला लीडरशिप करेगी। शौकत बसरा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत है, इस शमूलियत से मखसूस नशिस्तों का जो हुसूल है किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि हमें तो सुनने में यही आता है कि इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 140 है उसके मुताबिक तो रद्दोबदल जो मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त है उसमें नहीं हो सकता। तो क्या अगर रद्दोबदल नहीं हो सकता तो इजाफत का ऑप्शन मौजूद होता है? यासर भाई, अहम सवाल है, लेकिन मैं अभी आपने जो इन दोनों पार्टियों का गठजोड़ कहा, ये कर क्या रहे हैं? ये वही 4-4 बारी वज़ीर आज़म रहे, 3-3 बार वज़ीर आला रहे, अभी भी 16 महीने ये PDM लोग इकट्ठे रहे। कहते क्या थे? इमरान खान जो टोटल पाकिस्तान में 3.5 साल रहा है, उन्हें कहा इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, महंगाई है, हम आएंगे महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल आटा चीनी की सब कुछ सस्ता हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क को। अच्छा, जैसे ही ये PDM जो इन्होंने बंदर बांट कर रहे थे, जैसे ही हुकूमत खत्म हुई फिर एक बुजुर्ग गालियां देनी शुरू कर दी। अब दोबारा से फिर कर क्या रहे हैं? आपको पता है जब माले गनीमत तकसीम किया जाता है ना, या कोई डाकू जब डाका मारते हैं और आपस में जब वो तकसीम होती है तो हो क्या रहा है? तेरा अब्बा सदर, मेरी बेटी वज़ीर आला, तेरा अब्बा वज़ीर आज़म, मेरा सिंध, तुम्हारा बलूचिस्तान, मेरा पंजाब, तुम बलूचिस्तान में मुझे ना छेड़ना, मैं पंजाब में नहीं छोड़ूंगा, सिंध में नहीं छोड़ूंगा। ये है एक पाकिस्तान के जिसको इन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान जो इस वक्त मेक और ब्रेक पे खड़ा है। पहले ही इस वक्त इतनी अफरा तफरी है। आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान को लेके किस तरफ जाना चाहते हैं? यही वो पार्टी, इनके स्टेक्स क्या है पाकिस्तान में स्वाय इमरान खान के? मैं फिर कह रहा हूं, यासर इमरान खान पाकिस्तान है। खुदारा इमरान खान से बात कीजिए। लोग इस वक्त 80-90% आपका नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो मायूसी की तरफ बढ़ रहा है। जीत चुका है वो, उसने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान हक और सच के साथ खड़ा है और इमरान खान के साथ खड़ा है। अभी भी मैं कह रहा हूं, पंजाबी हमेशा कहना डुल्ले बेड़ा दा कुछ नहीं बिगड़िया। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज भी इमरान खान से बात करें, आप मैंडेट छीन रहे हैं, आप सीटें छीन रहे हैं। मुझे उम्मीद है हम जा रहे हैं, मैं राजा सलमान अकरम साहब, शुएब शाहीन साहब, अली इजाज भुट्टर साहब और अली बुखारी साहब जो वकला हैं, जिनकी बाकी तो हमारी सीटें 80 सीटें टोटल बनती छीनी गई हैं, हम लेकर जा रहे हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। मैं वहां पे खुद बात करूंगा और आपको सुनाई देगी पूरे पाकिस्तान को, हक और सच की बात करूंगा चीफ जस्टिस साहब के सामने। अभी हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? हमारे पास जब निशान नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जमात इस्लामी का, MWM का, सुन्नी इत्तेहाद का। आज मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने ये कहा कि हम दामे दरमे सुखने उस इमरान खान के साथ खड़े हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जो आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है।
हमने उनको इसीलिए उनके पास जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं किस तरह मिलेगा, आपको सीटें मिलेंगी। ये पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक अंदरून सिंध की सीटें लेके आई है। इसके अलावा मुझे बताएं कि इस वक्त फेडरेशन की जमा, आज भी कह रहा हूं, 2 कुव्वतें हैं पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को इकट्ठे रख सकती हैं। फेडरेशन का वाहिद लीडर इमरान खान है, वाहिद लीडर जो इस वक्त पूरे 4 सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौजूद है, और आपने उसका सैंपल देख लिया। ये 6 महीने नहीं चलेगी। असेंबली कितनी देर चल सकती है? अभी क्या कर रहे हैं? मैं बसरा साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। राना एहसान अफजल साहब, अगर देखा जाए नंबर गेम्स के हवाले से अभी तक क्यों कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? और दूसरी बात बिलखुसूस आपसे इसलिए करनी है कि आप उन कमेटीज़ का भी हिस्सा रहे हैं जिन कमेटीज़ में मुआशी तौर के ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी जाती थी जब PDM की हुकूमत थी। तो अभी जो चैलेंजेस दरपेश होंगे, क्या उन्हीं चैलेंजेस को लेके तमाम जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और इस फैसले पे नहीं पहुंच पा रही कि हमें $1 बिलियन दरकार होंगे, आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और हुकूमत साजी कर ली तो ये भार कौन अपने कंधों पे रखेगा? देखिए, PMLN जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तहत आगे आई, और हमने कहा कि हम लोग इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम तैयार हैं कि हम इस मुल्क को लीड करें। लेकिन आप एक मिनट इस पे राना साहब, आप जब कहते हैं ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर ये तमाम अफराद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे ना, तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं। देखें, तो हमने तो शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि अगर ये हुकूमत फॉर्म करना चाहते हैं तो करें। किसने इनको रोका है? किसी ने नहीं रोका। तो बहरहाल ये जो कोलिशन हमने, जिसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब 5 नशिस्तें हो गई हैं, उसका बेसिकली देखें, क्योंकि किसी एक जमात के पास वो नंबर गेम नहीं है कि वो सिंगुलरली जो है वो जब हुकूमत चलाए, तो अब इकट्ठे मिलके ही चलना होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल जो PMLN समझता है कि जिससे कोलिशन आगे बढ़ सकती है, वो यही है कि सारे जिम्मेदारी के अंदर अपना हिस्सा डालें। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक जो पार्टनर है कोलिशन का, उसको आप सारे सख्त और मुश्किल फैसलों पे लगा दें और आप पीछे जो है वो बैक सीट पे बैठ के एंजॉय करें और देखें कि क्या मुल्क आगे कैसे चल रहा है, और क्या जहां आपको लगे कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उधर आप ब्रेक लगा लें। तो इस तरीके से इस नंबर गेम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो आज ही आपको फैसला करना होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, इन चैलेंजेस को कैसे आपने फेस करना है और किस तरीके से जो है वो हुकूमत चलेगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसके ऊपर अभी बैठ के बातचीत हो रही है हमारी। लेकिन राना साहब, वापस मैं उसी सवाल पे आता हूं कि जो चैलेंजेस आगे हैं, $1 बिलियन दरकार हैं, सरमायाकारी दरकार है, बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना है, मुआशी पहिया चलाना है, तवानाई की कीमतें कम लेके आनी है, उसके लिए देर पा फैसले कौन से फॉर्मूले के तहत या किस कॉम्बिनेशन के तहत हो सकते हैं? देखिए, वो तो यासिर, इस मुल्क के पास इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है कि आप IMF का मुआहदा ना करें। आपको एक IMF का मुआहदा करना है, और किस तरीके से हुकूमत उस मुआहदे को निगोशिएट करती है उससे ये तयन होगा कि हुकूमत का तर्ज क्या होगा अगले 3 सालों के। तो ये और अगर उस राह पे जो भी हुकूमत लेता है, हम लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी अगर लीड लेती है, अगर वो रास्ता नहीं अपनाया जाता तो फिर मेरे ख्याल से मुल्क जो है वो माशी तौर पे और ख़राबी की तरफ बढ़ जाएगा। तो रास्ता यही है, बल्कि बड़ा हमें टाइम फ्रेम को भी देखना होगा, क्योंकि अभी नई हुकूमत को आखिरी जो ट्रांच है इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, इस हुकूमत को जो है वो रिव्यू करा के लेनी होगी। फिर जो नई हुकूमत आई है, जो भी बनाता है हुकूमत, और उसके साथ ही आपको अगला प्रोग्राम भी निगोशिएट करके फाइनलाइज करना है और नया बजट भी देना है। तो ये सारे मामलात अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिले होते हैं तो मुझे खदशा है कि आपकी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर भी असर आएगा, आपका महंगाई के ऊपर भी असर आएगा। तो ये बड़ा लाजिम है कि हुकूमत, ऑपोजिशन, रियासती इदारे मिल के आगे बढ़े और इसके अपनी जो पेटी पॉलिटिक्स है या ये कोशिश कि मेरा जो मैंडेट है उससे बढ़ के हमें कोई हिस्सा मिल जाए,
इन चीज़ों को बालातर रखते हुए जो पीटीआई के इख्तलाफात हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं या दीगर जमातों के आपस में एक दूसरे के साथ हैं, मिलकर चलना होगा। अगर कोई भी जमात जो है वो सड़कें ब्लॉक करने वाली सियासत करेगी, कोई भी जमात जो है, तो ये बड़ा एक मुश्किल आगे दौर है जिसके अंदर सबको अक्ल दानिश के साथ चलना होगा। तो मेरा ये पर्सनल ये मशवरा है कि सबको मिलके साथ लेके चलना हो। ठीक है शर्मिला फारूकी साहिबा, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर, जिसके मुताबिक तवानाई के हवाले से आपने अपने मंशूर में ये बात की थी कि जो बिजली है वो 300 यूनिट तक सोलर के ऊपर मुंतकिल की जाएगी। अब जब मखलूत हुकूमत बनाना पड़े, सादा अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो मखलूत हुकूमत में फार्मूला मुख्तलिफ होगा या पीपल्स पार्टी अपने उस मंशूर के ऊपर स्टिक रहेगी और दूसरों को माइल करेगी? देखिए जी, हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग बिजली के बिल के मारे हैं उन सबको रिलीफ मिले। ये काम हम ऑलरेडी सिंध में कर चुके हैं और कर रहे हैं, मजीद इजला के अंदर जा रहे हैं। और हमारा मंशूर यही कहता था कि अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस फार्मूले को राइज करेंगे। अब देखिए, अगर PMLN हुकूमत बनाती है, उनके वजीर आजम होते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है? कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि शायद उनका भी कुछ ये था कि 200-300 यूनिट तक वो भी कुछ करेंगे। नहीं, वो गालिबन उन्होंने 30% सस्ती बिजली वाला मंशूर दिया था। वो उनका मंशूर है, आई एम श्योर अपने मंशूर के ऊपर काम करेंगे क्योंकि वजीर आजम उनका होगा, उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन हम तो अवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत कम हो, उस फलसफे के ऊपर हम गामजन रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी पार्लियामान में बैठ के वो तमाम इकदामात उठाएं और हुकूमत को बावर कराए कि वो इकदामात उठाए जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से आगे चलता है, कैसे ये तमाम मामला चलते हैं। पीपल्स पार्टी का अलग अवामी मंशूर है, PMLN का अलग है। यही तो सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। बसरा साहब, क्या समझते हैं, चलें इन्हीं नशिस्तों के ऊपर जो अभी तक की अनाउंस नशिस्तें हैं, और मान लिया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई, इसकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तों की आप जो जंग लड़ेंगे उसमें भी कामयाबी मिल गई, नंबर गेम फिर भी पंजाब में किस तरीके से पूरी होगी, किसके साथ इत्तेहाद बनाएंगे? यासिर भाई इस वक्त PTI के पास 2/3 मेजॉरिटी है। हम लोग KP में वो तो अनाउंस हुकूमत बनाने की अनाउंस की अगर बात, यासिर भाई मुझे बात करने दीजिए। यासिर भाई मुझे बात करने दीजिएगा। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है KP में, मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाने का, और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। और पाकिस्तान इसी सूरत में आगे बढ़ सकता है कि आपके साथ कौम खड़ी हो, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में, ये नहीं हो सकता। ये जो पार्टियां बात कर रही हैं, यकीन माने अब ये गुफ्तगू करते हैं, लोग हंसते हैं, लोग मस्खर उड़ाते हैं, ये लोगों में बहुत शऊर आ गया है। लोग इनको देखते हैं कि यार ये किस किस्म के लतीफ़े सुना रहे हैं। ओ भाई, अब हम पॉलिसियां लेकर आएंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम आपको पेट्रोल सस्ता। वो लोग कहते हैं झूठिया वे, कोई झूठ और बोल जा। वो 4-4 बारियां आपको दी हैं, 3-3 बारियां दी हैं आपको। PDM की पूरी हुकूमतें, तमाम पार्टियां इकट्ठी थी, 16 महीने आपने चला के देख लिया। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एक ही रास्ता है पाकिस्तान को इस गिरदाब से निकालने का, वो है जिसको अवाम मैंडेट दे। जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो हुकूमत बनाए, अवाम सब्र कर जाएगी। अवाम जिस इन पे तो इत्माद ही नहीं है, बात को समझ ले मेरी। कौम का इन पार्टियों में इत्माद नहीं है। वो इस समझते हैं कि हमारे हकूक पे डाका। आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो अफरा तफरी है, वो इन पार्टियों को दिया हुआ है। अब वही पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान को इन मसाइल में धकेला हुआ है, तो मुझे बताएं कौम किस तरह इनका साथ दे सकती है। और फिर अगली बात, अभी जो इन्होंने कौम के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, कौम के साथ धोखा किया। मेरा हल्का है 10 लाख का, शौकत बसरा की जात का मसला नहीं है। मुझे बताएं कि शौकत बसरा के हल्के से आप लोग इतना बड़ा डाका मार के, इसी तरह मुख्तलिफ हल्कों में, और फिर ऊपर से काशिफ नवीद पनसोता का आपने सवाल किया, वहां पे लोगों ने वोट डाला इमरान खान कैदी नंबर 804 को। मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए यासर, मेरे पास टोटल 8 दिन थे। यकीन माने मुझे इन्होंने कैंपेन नहीं करने दी कि वो तो सारी पार्टी के लिए हालात थे। लोगों ने क्या कहा, शौकत बसरा ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए। इनकी गाड़ियां
इनका पेट्रोल इनके कैंप थे और वहां से पर्ची लेकर अंदर जाके वोट डाला। किसको? इया कना बुदोवैया कनस्तान कह के कैदी नंबर 804 का वो निशान छीन लिया। किसी के पास मोर है, किसी के पास बगला है, किसी के पास। और जो लोग इस वक्त दगा करेंगे इमरान खान के मैंडेट के साथ और जिस तरह ये छीन रहे हैं, मुझे बताएं अफरा तफरी नहीं होगी तो क्या होगी? हमें ये कहते क्या हैं भाई, ये स्टेटस को अब नहीं चलेगा। राना साहब, शर्मिला मेरी बहन, मैं फिर कहता हूं, इनके पास फिर जेन्युइन मैंडेट मौजूद है अंदरून सिंध का सिर्फ, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। इस पार्टी के अंदरून सिंध के अलावा वो 20 सीटें ले लें, 25 ले लें, किसी पार्टी के पास कोई मैंडेट नहीं है। 17 अब आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके सदर थे ना पीडीएम के, उन्होंने क्या कहा? और मुझे अफसोस है मैं इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं। शर्मिला, आप बताएं कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने फलां के कहने पर, फलां एजेंडे पर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, अच्छे हालात थे, वो तो आपके साथ थे, हमारे साथ तो नहीं थे। क्योंकि अल्लाह हक है, अल्लाह हक है, सच्ची बात जरूर सामने आती है। अभी भी मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को कह रहा हूं कि इस तरह ना आप मुल्क चला पाएंगे। दुनिया के अंदर हमारी जग हंसाई हो रही है। उस दिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, हमारे तमाम लोग। यानी कि आप क्या समझते हैं कि फार्म 45 नहीं फार्म 45 रद्दी का टुकड़े? आप मजाक छोड़ दें फिर इनको, इलेक्शनों को आप ले आए। काकड़ साहब की हुकूमत चल रही है, क्या जरूरत थी अरबों रुपए आपने लगा दिया इलेक्शन पे, ये झुर्लू और फ्रॉड इलेक्शन कराने के लिए लोगों को। ये फॉर्म 45 मौजूद है, तो इसी पे अवामी मैंडेट को अगर ना माना गया तो फिर कहीं भी अवामी मैंडेट से इनको तो किस तरीके से हुकूमत बेहतरी की तरफ गामजन होती है, इसी पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद राना एहसान अफजल साहब। अभी की डेवलपमेंट ये है कि जावेद लतीफ़ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर ये बात की है कि जिनको लाया गया है आप उनको हुकूमत में बैठा ले, 6 माह में लग पता जाएगा। तो वो ये भी कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर इंटरेस्टेड है कौन पार्टी में से? नहीं, देखिए, ये तो अब जो कह लें कलेक्टिव विजडम जो है, जमात मिलके बैठ के फैसला करेगी कि क्या करना है। अगर फैसला हुआ कि हुकूमत करनी है तो वो हमारा ही फैसला होगा। अगर ये नहीं, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए कि सारे कोलिशन पार्टनर्स को इक्वल जिम्मेदारी लेनी होगी, ये तो फिर जो है उन्हीं से पूछा जा सकता है कि वो उनका क्या मतलब है। लेकिन डेफिनेटली अभी तो जो 5 नशिस्तें हैं आपस में पीपल्स पार्टी या PMLN की हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि ऐसा रास्ता ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, घबराए नहीं। जहां तक एक मिनट में शौकत बसरा साहब ने बड़ी बातें की। देखें, ये वो जमात है जो RTS बिठा के 35 हमारे लोग जिनको शेर के निशान का टिकट मिला था, सिंबल मिला था, उनको जीप के निशान पे ले लिया गया। तो धांधली के जरिए ये हुकूमत में आए। फिर इन्होंने ऑपोजिशन के एक आदमी को, जो इतने ये जमहूरी बनते हैं और जमहूरी रवायत की बात करते हैं, एक ऑपोजिशन के लीडर को, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को रात के अंधेरे में घर से उठाया, कहीं जो है ना 4 दीवारी का ख्याल रखा। बहुत कुछ इन्होंने, एक फासिस्ट हुकूमत थी। फिर मीडिया प्रेडेटर का इनको लकब मिला। उसके बाद जब इनको हुकूमत से आईनी तरीके से निकाला तो इन्होंने झूठे बयानिए बनाए कि साइफर के ऊपर अमेरिकन साजिश है। फिर इन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगाए। फिर IMF को खत लिखा कि ये मुआहदा ना करे। तो ये इनकी तो एक तारीख है। और फिर इनकी अगर डिलीवरी की बात करें तो इनके अपने वजीर खजाना कहते थे कि डायरेक्शन लेस हुकूमत है, ना ये किसी वादे पे पूरा उतर सके। तो आज जब ये इतने ही दबंग और इतने बुलंद बातें करते हैं तो लोगों को इनका माजी याद है। और ये जितनी ये बातें कर रहे हैं धांधली धुंधली की, देखिए इनका, आज मैंने आपको प्रोपोगेंडा बताया जो बैलेट पेपर का, तो इनका 35 पंक्चर का भी लोगों को याद है कि किस तरीके से झूठा बयानिया बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया और फिर उस फिर माजरत भी नहीं की। जब झूठ पकड़ा गया तो माफी भी नहीं मांगी। तो ये इनकी जमहूरी रवायात, इनका जो निज़ाम हुकूमत है, तर्ज हुकूमत है, वो सब देख चुके हैं। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये अपने पहले गिरबान में झांक के देखें। बिल्कुल यहाँ जो है हम भी इनके साथ ओवरऑल हम समझते हैं कि सारों को मिलकर चलना चाहिए, लेकिन उसके अंदर रवैये ठीक होने चाहिए। अगर रवैये ठीक होंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते।
शर्मिला फारूकी साहिबा, अब जिस तरीके से इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल सकते, अच्छा चलें बसरा साहब बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पे ये क्लेम किया था कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे उनके साथ भी राबिते में हैं, लेकिन हमने जो इक्का दुक्का जाते हुए देखे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जाते हुए देखे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उन रवाबित से पीछे हट गई अखलाकी तौर पे, या फिर सियासी तौर पे आपको सेटबैक देखने को मिला? नहीं जी, देखिए हमने बात की थी कि पीटीआई इंडिपेंडेंट्स के अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। उनमें की उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने, सिंध में भी की है, बलूचिस्तान के अंदर भी की है, पंजाब में भी की है। लेकिन मैंने आपसे एक बात, शायद आपके प्रोग्राम में, अब कई सारे प्रोग्राम थे, बात मैंने पहले भी की थी इलेक्शन से, कि जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं ना, उनकी कोशिश यही होती है कि उस जमात के साथ शमूलियत अख्तियार करें जो जमात हुकूमत बनाने वाली है, क्योंकि उनकी सियासत यही होती है कि हुकूमत में रह के हुकूमत का हिस्सा बन जाएं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेहतर सर्व कर सकें। सो ये होती है। हर इंसान देखिए पैसे से नहीं बिकता, कुछ इंसान मोहब्बत से बिक जाता है, कोई पैसे से बिक जाता है, कोई डंडे से बिक जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से जिन्होंने जो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं उनके पीछे वो कौन सा वो पोर्शन है, वो क्योंकि वो प्यार से जा रहे हैं, अपनी मोहब्बत से जा रहे हैं, या वो डंडे से जा रहे हैं, या वो पैसे लेके जा रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती। केस टू केस में भी आप डिसाइड कर लें, लेकिन कोशिश इंडिपेंडेंस की यही होती है। सिंध में देखें 2-3 इंडिपेंडेंट्स हैं, एक तो खैर हमारी पार्टी के थे, वो वापस आ गए, दोनों ही हमारी पार्टी के थे पहले, वो वापस आ गए क्योंकि वो पहले से ही पीपल्स पार्टी के थे। और जाहिर बात है सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है, तो उनकी भी ख्वाहिश कोशिश यही होती है कि जो पार्टी हुकूमत बना रही है उनके साथ ही रहें। सो ये देखें, अब ये 3 दिन का आता है, आज वो तीसरा दिन भी इख्तिताम पजीर हुआ अल्लाह करके। तो ये 3 दिन थे इंडिपेंडेंट्स के पास कि वो जिस जमात में जाना चाहते हैं वो जाएं। पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो है वो सुन्नी तहरीक में चले गए, बिकॉज उनको सिंबल चाहिए और रिजर्व सीट्स चाहिए। तो हर कोई अपना मुफाद देखता है ना यहाँ पर, तो यही हो रहा है। पीटीआई ने भी अपना मुफाद देखा, वरना उनका सुन्नी इत्तेहाद से क्या ताल्लुक है? अब क्या ताल्लुक है शौकत बसरा साहब? हामिद रजा साहब तो कह गए कि हमारा पुराना ताल्लुक है आपके साथ। जाहिर है, चले होगा, ये कह रहे हैं यासर, हमें इन सब पार्टियों ने, सुने, इन पार्टियों ने पूरी मनसूबाबंदी करके जिस तरह हमें धकेला है, पार्टी को तोड़ा है, निशान लिया है, ये तो यही चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूं, इनका तमाम बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया कि कौम ने आपको मुस्तरद कर दिया। कौम ने इमरान खान कैदी नंबर 804 के सिपाहियों को, जिनके पास निशान भी ऐसे थे, किसी के तौहीन करने के लिए, किसी के पास जूता, किसी के पास मुर्गी, किसी के पास मोर, आपको बदतरीन शिकस्त अवाम ने पैगाम दे दिया कि आप लोग उनके हुक्मरान नहीं हो सकते, आप लोग पाकिस्तान को गवर्न नहीं कर सकते, आप जितना टाइम लेंगे पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी अगर ये सिलेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, दुनिया में आपका नाम हो, तो मेरे भाई आज दुनिया तुफ तुफ कर रही है हमारे इस वक्त निज़ाम पे, हमारे इलेक्शन पे। आप मुझे बताएं कहां पे बात नहीं हो रही? खा यूरोपीय यूनियन है, खा दूसरे इदारे हैं, तमाम के तमाम कह रहे हैं आज अगर चाइना, अगर आज कह रहे हैं चाइना नहीं है, चाइना के तर्जुमान की बात देखी जाए तो चाइना के तर्जुमान ने तो मुबारकबाद पेश की है निगरान हुकूमत को अच्छे इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, चाइना हमारा हर वक्त का साथी है, दुख और सुख का साथी है, हमारा बेहतरीन दोस्त है। लेकिन मैं फिर कहूं, ऐसे बयान दिलवाने से क्या इनको सर्टिफिकेट मिल सकता है? क्या चाइना ने यहां पे इलेक्शन करवाए हैं? अगर चाइना मुबारक दे रहा है तो चाइना पाकिस्तान को मुबारक दे रहा है ना, किसी शख्सियत को मुबारक नहीं दे रहा। उनको नहीं पता कि इन्होंने मियां शहबाज शरीफ और इस टोले ने जितना ये पीडीएम का पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। मेरे भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आपको अच्छा भला सरमाया बेचते थे 99%, बल्कि ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज भी एक ही रास्ता है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। इस इलेक्शन ने बंद गली में धकेल दिया है पाकिस्तान को। अगर ये बंद गली का रास्ता खोलना है, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम 2, क्या आप लोगों के जो मसाइल हैं, आपको कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्या आपके ये जो बात है ना, ये जो बात आप कर रहे हैं,
बसरा साहब यही जो बात कर रहे हैं इस पर राना एहसान साहब की मुझे टेक लेनी है, क्योंकि जावेद लतीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा है यासर एक फिक्रा कह दूं आपको, एक फिक्रा कह दूं, एक फिक्रा कह दूं जी जी यासर, एक फिक्रा कह दूं, ये निजाम जबरदस्ती का 6 महीने चला लें, साल चला लें, आज आपकी जो जमहूरियत है उसके मुंह पे इन्होंने थप्पड़ मारा है, इन्होंने कौम के मुंह पे थप्पड़ मारा है, इनको कीड़े मकोड़े समझा है। आपको पता है कि आपको जमहूरियत के खाने से निकाल के कितने खाने पे कर दिया है? आज हमारी अदलिया, मैं फिर कह रहा हूं, इस पे कमेंट उनका ले लूं, अली का कॉल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। लास्ट मिनट चल रहे हैं, मैं बसरा साहब उनका कमेंट ले लूं। राना एहसान अफजल साहब, जावेद लतीफ साहब कहते हैं लाएं हुकूमत दें, 6 माह में लग पता जाएगा। ये क्या अवाम को बताया जा रहा है कि कोई भी हुकूमत में आएगा तो 6 माह जिस तरीके से हुकूमत होगी वो अवाम के लिए परेशानी वाली होगी? ये देखें, अगर मुल्क मुश्किल हालात में तो क्या हमें पीठ मोड़ लेनी चाहिए, पीठ कर देनी चाहिए मुल्क की तरफ? ऐसे नहीं है। अगर मुल्क मुश्किल हालात में, तब तो और भी जिम्मेदारी बनती है कि इन मुश्किल हालात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़े और मुल्क को मुश्किल से निकाले। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह है कि अगर मुश्किल हालात हैं तो हम कहें कि भाई हमने नहीं लेनी, आप कर लें। ये तो सबको मिलके चलना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये सबका फर्ज है कि मुल्क को इस मुश्किल दहाने से निकालें, चाहे वो हुकूमत हो, रियासती इदारे हो या अपोजिशन हो। ये जिम्मेदारी, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी। शर्मिला फारूकी साहिबा 30 सेकंड में इस पे कमेंट, मुश्किलात में क्या आवाम को छोड़ देना चाहिए या मिली तौर के ऊपर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए जी, आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पीटीआई इंडिपेंडेंट्स ने इस बात का इरादा किया है कि वो असेंबली में जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो असेंबली में बैठ के एक मुस्बत किरदार अदा करें। मैं इनके साथ सिंध असेंबली में बैठी हुई हूँ और मैंने इनकी कारकर्दगी देखी और इनका तरीक़ेकार देखा है सियासत का। ये ना कोई काम करने देते हैं, ना कोई काम करते हैं। चले, उम्मीद करते हैं कि तमाम जो उम्मीदवार जीते हुए हैं वो असेंबली में जाएं और मुस्बत अदा करें और कानून के मुताबिक सभी के साथ इंसाफ हो। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।